अच्छा, कभी सोचा है कि ये पैसा ये आता कहाँ से है? आज हम उन शक्तिशाली और अक्सर गलत समझी जाने वाली संस्थाओं के गुप्त इतिहास को जानेंगे, जिन्हें केंद्रीय बैंक कहा जाता है। ये वो संस्थाएं हैं जिनके बारे में सच कहूं तो हमें कभी सवाल करना सिखाया ही नहीं गया। फिर भी ये हमारी अर्थव्यवस्था की हर चीज को कंट्रोल करती हैं। जरा इस बात की गहराई को समझिए। वो हवा से दौलत बना सकते हैं या रातों रात उसे मिटा सकते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि हमारे पैसे की कीमत, हमारी बचत का मूल्य और वो हर चीज जिसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, उस पर इनका सीधा असर पड़ता है। तो असली सवाल तो यही उठता है कि आखिर इन्हें कंट्रोल कौन करता है। चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं और आधुनिक फाइनेंस के पीछे छिपे पावर स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर ये इतने जरूरी फैसले कौन लेता है और क्यों लेता है। देखिए, सोर्स मटेरियल के हिसाब से केंद्रीय बैंक हमारी पूरी मॉनेटरी दुनिया के आर्किटेक्ट हैं, जो पर्दे के पीछे से काम करते हैं। ये कोई न्यूट्रल रेफरी नहीं है, बल्कि उस खेल के एक्टिव खिलाड़ी हैं जिसे बनाने में उन्होंने खुद मदद की है। तो भाई, इनकी आज की ताकत को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा इतिहास में। ये सब शुरू कैसे हुआ? ये कहानी सैकड़ों साल पुरानी है। अब इस टाइमलाइन को देखिए, इसमें एक पैटर्न है, गौर कीजिएगा। हर बड़े फाइनेंशियल संकट के बाद पावर का सेंट्रलाइजेशन होता है, मतलब शक्ति कुछ ही हाथों में सिमट जाती है। शुरुआत हुई 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड से, एक ऐसा मॉडल जो पूरे यूरोप में फैला और आखिरकार 1913 में अमेरिका के फेडरल रिजर्व की नींव बना। तो सबसे जरूरी बात क्या है? ये कि जो ओरिजिनल सेंट्रल बैंक था, वो कोई पब्लिक की भलाई के लिए नहीं बना था। ये तो प्राइवेट फाइनेंसरों और सरकार के बीच फायदे का एक सौदा था। सरकार को अपने युद्ध लड़ने के लिए पैसा मिला और बैंकरों को पैसा बनाने और उस पर ब्याज कमाने की ताकत मिली। अच्छा, अब आते हैं अमेरिका पर, जहां ये कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। अमेरिकी लोग शुरू से ही सेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल पावर को लेकर बहुत शक करते थे। तो जब 1913 में फेडरल रिजर्व बना ना, तो वादा किया गया था कि एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क होगा जो अर्थव्यवस्था को स्थिर रखेगा। लेकिन सोर्स का तर्क है कि हकीकत तो कुछ और ही निकली। ये एक बहुत ही ताकतवर सेंट्रल अथॉरिटी बन गया, जिसकी पब्लिक इमेज उसके असली काम और पावर स्ट्रक्चर पर पर्दा डालती है। फेड का जो स्ट्रक्चर है ना, वो बड़ा अनोखा है। मतलब ये एक पब्लिक प्राइवेट मिक्स जैसा कुछ है। बोर्ड को तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन जो मेंबर बैंक है वो प्राइवेट है। इसे टैक्स के पैसों से नहीं चलाया जाता और ये सीधे सीधे वोटर्स को जवाबदेह भी नहीं है। फिर भी इसके फैसले करोड़ों लोगों की जिंदगी पर असर डालते हैं। चलिए अब सीधे आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि ये पुरानी संस्थाएं आज अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे कर रही हैं, खासकर 2008 के फाइनेंशियल संकट के बाद। तो सवाल फिर वहीं आकर रुकता है, अगर ये सीधे तौर पर जनता को जवाबदेह नहीं है, तो सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज से असल में फायदा किसको होता है? कागज पर तो फेड का काम है कीमतों को स्थिर रखना और ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करना, लेकिन सोर्स कहता है कि 2008 के बाद से जो हुआ है वो कुछ और ही कहानी बताता है। एसेट की कीमतें आसमान पे पहुंच गई और अमीर और गरीब के बीच की खाई और भी गहरी हो गई। इस नंबर को देखिए, $3 ट्रिलियन। 2020 के संकट के दौरान फेड ने कुछ ही हफ्तों में इतना नया पैसा सिस्टम में डाल दिया, मतलब सचमुच हवा से पैसा बना दिया गया। तो इन नीतियों का असर क्या हुआ? सोर्स के मुताबिक जिनके पास पहले से संपत्ति थी वो और अमीर हो गए, और दूसरी तरफ आम आदमी के लिए जीने का खर्च लगातार बढ़ता गया और उनकी बचत की कीमत कम होती गई। और यहीं पर सोर्स का सबसे बड़ा तर्क सामने आता है। खेल सरल है, जब चीजें टूटती हैं तो केंद्रीय बैंक सिस्टम को बचाने के लिए कदम बढ़ाता है, लोगों को नहीं, सिस्टम को। तो इस पूरी कहानी का, इस गुप्त इतिहास का एक आम इंसान के लिए क्या मतलब है? ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, हम सब पर इसका सीधा असर पड़ता है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? सोर्स का तर्क ये है कि असली फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ बजट बनाना नहीं है, बल्कि पावर को समझना है। ये जानना है कि पैसा हमेशा न्यूट्रल नहीं होता और हमारी आर्थिक हकीकत को बनाने वाले फैसले हमेशा पॉलिटिकल होते हैं। तो यहाँ एक 3 स्टेप का नजरिया बदलने का तरीका है। पहला कदम, साफ साफ देखिए कि केंद्रीय बैंक खिलाड़ी हैं, रेफरी नहीं। दूसरा, लक्ष्य को समझिए, उनके टूल सिस्टम को बचाने के लिए हैं, जरूरी नहीं कि एक आम इंसान को। और तीसरा, उसी हिसाब से काम कीजिए। जब अगला संकट आएगा तो सिस्टम तो बच जाएगा, लेकिन लोगों को अपनी रक्षा खुद करनी होगी। तो कोई खुद को कैसे तैयार कर सकता है? सोर्स कुछ प्रैक्टिकल कदम सुझाता है। अपनी संपत्ति को डाइवर्सिफाई करें, फाइनेंस को सिंपल रखें, कर्ज कम करें और ऐसी चीजों में निवेश करें जिन्हें छापा नहीं जा सकता।
और सबसे जरूरी, ये समझना सीखें कि पैसा असल में काम कैसे करता है, जो हमें बताया जाता है उसके परे जाकर। और आखिर में ये एक सोचने वाली बात, इतिहास खुद को दोहराता नहीं है, लेकिन अगर कोई इसे नहीं समझता तो ये उसे वैसे भी कुचल देगा। ये एक तरह से चेतावनी भी है और एक बुलावा भी कि हम उन ताकतों को समझें जो हमारी दुनिया को चला रही हैं, क्योंकि उन्हें समझकर ही असल में आगे बढ़ा जा सकता है।